Okay, I'm audible. Good. Okay. So today we are going to start. First of all, what we will see the some changes are there in your syllabus, and some basic part we are left for around 10 to 15 marks. We'll see that. So just a minute. You have already shared the syllabus copy with me. Mark distribution and other things are same. बाकी कुछ change नहीं है. But we having some changes because this is what the first batch of revised syllabus in 2000. What we can say. 19 1920 के बैच में सिलेबस चेंज हुआ तो ऑब्वियसली योर 2021 बैच विल बी द फर्स्ट बैच. दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल एनालिसिस. So this truss part in previous syllabus was not there. So if you see on the screen, the trusses first module is what trusses and 3-inch arches. 3-inch arches was there in previous syllabus. Even we have already listed the 3-inch arches in our syllabus. So what we need to do, we need to add this trusses chapter. Okay, that is what our first 1.1 sub module. Yeah, we can say the first point of our syllabus. Trusses analysis of perfect coplanar trusses by method of joint. That will have the 3 credit points, and you can say the 3 hours duration. Second, analysis of perfect coplanar trusses by method of sections. ओके सो ऑब्वियसली वी विल सी. एक्चुअली हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे कि परफेक्ट को प्लानर ट्रस्ट होता क्या है. दोनों का स्टडी दिख रहा है. अगर हम लोग देख ले यहाँ पे तो अगर मुझे देखना ही है तो परफेक्ट को प्लानर ट्रस्ट बोला है, यहाँ पे भी परफेक्ट को प्लानर ट्रस्ट बोला है. तो ऑब्वियसली दूसरा भी कोई टाइप होता होगा, दैट इज व्हाट इम्परफेक्ट को प्लानर ट्रस्ट. को प्लानर का ठीक है कि हम लोग 2D में ही देखने वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता को प्लानर का. वो परफेक्ट ट्रस्ट एंड इम्परफेक्ट ट्रस्ट होता है क्या हम लोग को देखना है. और जो अंडरलाइन करना है मुझे आगे जाके 3 मेथड्स ऑफ analysis of the trusses. One is what first is what joint method, second is what the section method, and third we having graphical method that we are going to see. So अपने syllabus में we having only 2 methods, method of joint and method of section, which is very easy, actually very easy. So first of all we need to see the theoretical parts, and after that numerical solve करना तो एकदम आसान बात है. We'll see that. Okay, so next topic is what 3-inch elastic arches. वेरी इंपॉर्टेंट. एक न्यूमेरिकल आएगा उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आर्चेस होते हैं. विल सी, ये अपने सिलेबस में उन्होंने पहले ही लिखा है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मतलब सिलेबस अगर तो आप लोग देख रहे हो तो उसमें जाके ट्रेसेस खाली ऐड कर देना. ऐड नेक्स्ट नंबर आई थिंक 6-7 टॉपिक लिखे रहेंगे, उसके आगे जाके ट्रेसेस लिख लेना. और कौन सा कैंसिल करना है उसमें भी बता दूंगा, क्योंकि जो आपने पहले प्रीवियसली देखा कि वो जो चेंजेस मैंने तो एज इट इज दिया था, ये नया सिलेबस एडिट किया हुआ उसमें लास्ट में ऐड करना भूल गया मैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स एंड रोलिंग रोड्स. ये पूरा टॉपिक एज इट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ. जो लिखा है हम लोग ने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बीम एंड द ट्रसेस लिखा है वो एज इट इज इसमें आ जाएगा, कोई इशू नहीं. एंड नेक्स्ट टॉपिक, इसमें भी मेथड्स अच्छे खासे जो हम लोगों ने लिखे वही है, बट थोड़ा सा अलग वे से उन्होंने दिया है, बट देखना वही है जो हम लोगों ने लिखा है. डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये हम लोग लास्ट अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखना भूल गए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता क्या, इसको हम लोग आज देखने वाले बेसिक वाले पार्ट में. उसमें जाके क्या निकालना है हमें, डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, methods based on the energy principles, and Castiglione theorems to evaluate the deflection in the portal frame, bent up and the arch type of the structures. So इसमें जाके slope and deflection निकालना है. कैस्टिग्लिनोस थ्योरम्स हम लोगों ने लिखा है, वहां पे कैस्टिग्लिनो थ्योरम 1 लिखा है, उसको भी जाके मुझे पढ़ना है उधर जाके. एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिट लोड मेथड, ये मेथड भी लिखा है फॉर द कैलकुलेटिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. वेरी इजी, मतलब थोड़ा लेंदी मेथड बट इंपॉर्टेंट है. तुम लोग आगे जाके स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में भी जाके देखोगे. डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिजिड जॉइंटेड फ्रेम एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द पिन जॉइंट, मतलब इसके ट्रेसेस भी है. तो ये 3.1 में वी विल हैव द कैस्टिग्लिनो थ्योरम एंड यूनिट लोड मेथड. ओके, जो उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट किया है. नेक्स्ट व्हाट, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स occurring in the practice, their classification, linear non-linear behavior of the material, geometric non-linearity and static and kinematic indeterminacy. इसमें ये एक्चुअली ये पार्ट ऐसे 2 में था, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग को होना था, अभी ये इसमें इंक्लूड किया. ये थ्योरेटिकल पार्ट है. एंड लास्ट में विल हैव द 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना है. डीएसडीके बोलते हैं उसको, देख लेंगे हम लोग. तो ये ऊपर इन्होंने क्या किया था, ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर 3.1 इज करस्पॉन्ड्स टू डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, 3.2 करस्पॉन्ड्स टू इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ये पार्ट दिया था. एंड इन नंबर 4 का हेडिंग ही दिया, देखो, एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स बाय द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. एक मेथड है
इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें जाके करना क्या है, 4.1 मतलब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, बट अंदर सब टॉपिक्स क्या दिए हैं, 4.1 एनालिसिस ऑफ द फिक्स्ड बीम, एनालिसिस ऑफ द फिक्स्ड बीम, एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम है वहां पे, क्लैपेरॉन्स थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स टू द फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूअस बीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऐसे 2 में था, इसमें इंक्लूड किया, चलेगा, नो इशू। 4.2 flexibility coefficients and their uses in the formulation of compatibility equations, application of flexibility method to the propped cantilever beam, ये propped cantilever हम लोगों ने theory में लिखा है कि propped cantilever beam होता कैसे है, fixed beam and continuous beam, ये beam का पार्ट हो गया, 3 टाइप के beams है, propped cantilever, fixed and continuous, and we having simple rigid jointed frames also, मतलब ये मेथड इसको भी अप्लाई कर सिंपल रिजिड जॉइंटेड फ्रेम को भी। तो इसमें 2 मेथड्स हम लोग को पढ़ने हैं, क्लैपेरॉन्स थ्योरम देखना है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मेथड देखना है, जो कि हम लोग को बीम को एंड फ्रेम को दोनों को अप्लाई करना है। ओके, ये अपना 4th मॉड्यूल हो गया। 5th मॉड्यूल में क्या दिया है, एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बाय स्टिफनेस मेथड। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड था, उसमें 2 मेथड सब टॉपिक हो गए, एंड यहाँ पे स्टिफनेस मेथड है। तो स्टिफनेस ये अलग ही मेथड है, ये एक ही टाइप का मेथड है, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी के एकदम अपोजिट होता है। अगर फ्लेक्सरल रिजिडिटी की बात करें, स्टिफनेस की बात करें, स्टिफनेस फैक्टर की, मतलब फ्लेक्सर समझ लो 1/E है, 1/E है, तो स्टिफनेस होता है E, मतलब इनवर्स होता है एक दूसरे का। तो 5.1 में क्या दिया है, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड, तो ये दोनों इस अलग अलग नहीं है, स्टिफनेस कोएफिशिएंट फॉर द प्रिज्मेटिक मेंबर्स एंड देयर यूजेस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, एप्लीकेशन मतलब वही 5.1 में थ्योरी दे देगा और 5.2 में उसका न्यूमेरिकल्स रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड टू इंडिटरमिनेट बीम्स एंड द सिंपल रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। ओके, तो उसमें हो गया। एंड 6 वाला जो मॉड्यूल है इज व्हाट द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ये 2 चैप्टर में एक्चुअली इंक्लूड होता है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये भी एक मेथड है, इसमें हम लोग मेथड मतलब पूरा पढ़ के एसएफडी एंड बीएमडी बनाएंगे, एंड प्लास्टिक एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो कि अभी ऐसे 2 में था, ये अपने सिलेबस में इंक्लूड किया। मतलब अगर देखा जाए ना, तो प्रीवियसली जो हम लोग ने ऐसे 1 पढ़ा था, उसमें से अगर चैप्टर को अगर याद, सिलेबस तेरे के सामने है अपने, तो जाके देख सकते हो कि वहां से कॉलम निकाल दिया, कैंसिल करो कॉलम को। उसके बाद हम लोग ने ये लिखा था 3 इंच स्टिफनिंग गर्डर लिखा था, वो भी निकाल दिया। उसके बाद अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग थी, वो भी निकाल दिया था। तो मतलब अपडेटेड देख लो क्या क्या हमें ऐड करना है। मॉड्यूल नंबर समझ लो 3.2 से लेके 4.1 4.2 जो मेथड्स लिखे हम लोगों ने यहाँ पे देखे, क्लैपेरॉन्स थ्योरम, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, स्टिफनेस मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको एमडीएम भी बोलते हैं शॉर्ट में, प्लास्टिक एनालिसिस, तो ये 4 टॉपिक हमें ऐड करने हैं। 5 क्लैपेरॉन्स, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ये आपको मतलब समझ लो कि अपने नोट्स में पूरी तरह से अपडेट करके मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है वैसे। उसके बाद है यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ये पूरा समझ लो कि न्यूमेरिकल पार्ट है, शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है, कोलैप्स लोडिंग कैलकुलेट करनी है, विल सी दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, बट मुझे खाली ये बताना था कि ये नया वाला सिलेबस, इसमें चेंजेस बहुत सारे आ चुके हैं, चैप्टर मॉड्यूल ही चेंज हुए पूरी तरह से, तो हमें पता होना चाहिए, तो कोई इशू नहीं। तो बेसिक पार्ट से कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले कि हम लोग हेडिंग डाल के स्टार्ट करेंगे, ट्रेसेस होते क्या है, बाकी सब चीजें सेम है, जो फॉर्मुलेशन है, न्यूमेरिक पेपर का पैटर्न, उसके बाद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी अपडेट करके बता दूंगा मैं नोट्स में, एक पेज तुम लोग को शेयर कर दूंगा कि हर एक चैप्टर के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं अगर तुम लोग को ऑफलाइन एग्जाम हो गया तो। ऑब्वियसली अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वी विल हैव द एमसीक्यूज एंड छोटे छोटे 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लास्ट एग्जाम में हो गए थे, कोई इशू नहीं। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द आवर फर्स्ट हेडिंग, दैट इज व्हाट द ट्रसेस। उसमें जाके हमें देखना है कि देखो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ परफेक्ट कोप्लानर ट्रसेस बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द जॉइंट मेथड, एंड उसके बाद एनालिसिस ऑफ परफेक्ट कोप्लानर ट्रसेस बाय द मेथड ऑफ सेक्शन। वैसे 3 मेथड है एनालिसिस के, ग्राफिकल मेथड भी है, बट अपने सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग 2 ही मेथड से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो विल सी आवर board screen. So have a heading, that is what we are going to see now, the trusses. So do you have any idea trusses का मतलब होता क्या है, what is meant by the trusses? Okay, it's very clear. So actually trusses is what the, it's one type, कैसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि trusses को अभी बुक्स में अगर देखा जाए, बहुत सारे बुक्स में, तो they are classified trusses as a frames. What is meant by the frames? तो frames को अगर डिफाइन करना है, पहले अगर मैं बता दूं तुम्हें frames होते क्या है, अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो फ्रेम्स इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ
सिंपल तरीके से अगर दिखाना है, अगर रिजिड जॉइंट के हिसाब से देखना है कि फ्रेम होता क्या उसके ऊपर, उसके बाद हम लोग ट्रसेस को देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में क्या कर रहे हैं अभी, ट्रसेस को भी फ्रेम्स बोल रहे हैं। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स, जस्ट अ मिनट, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल मेंबर्स known as columns and horizontal members known as beams, and they are rigidly connected to each other. सिंपल है, मतलब फ्रेम को अगर मुझे दिखाना है डायग्राम बना के, सो फ्रेम कुछ इस तरह से होगा। सो दिस मेंबर इज नोन एज व्हाट, कॉलम, जो कि वर्टिकल है। इवन ये भी मेरा क्या है, कॉलम है। एंड दिस इज व्हाट योर हॉरिजॉन्टल मेंबर नोन एज बीम्स। ओके, सो अभी ट्रसेस होते क्या है, ट्रसेस ये फ्रेम की तरह ही होंगे। यहाँ पे को प्लेनर बोले, देखो एक ही प्लेन में होंगे। को प्लेनर का मतलब क्या होता है, एक प्लेन, मतलब 2D में है, सिंपल ऐसे बोलना है। तो ट्रसेस ऐसे बोल सकते, इज व्हाट द ट्रसेस इज डिफाइंड एज द फ्रेम्स। सिंपल, ये फ्रेम का डेफिनेशन हो गया। बट आगे जाके देखो, इसमें फ्रेम में देखना क्या है कि दे आर रिजिडली कनेक्टेड। ये भी है, मेंबर्स किस तरह से भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए हम लोग को फ्रेम्स बोल रहे हैं। फ्रेम्स, देखो, ट्रसेस आर द फ्रेम्स which are pinned, connected and having loading at joints only. ओके, ये सिंपल है। फ्रेम का डेफिनेशन अगर पता तो उसमें ही जाके जो भी यहाँ पे जॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पिन्ड कनेक्शन। पिन का मतलब क्या होता है, पिन विल थिंक नथिंग बट, वी कैन से पिन इज नथिंग बट हिंज्ड, हिंज सपोर्ट, या फिर हिंज जॉइंट बोल सकते हैं हम लोग। फिर हिंज सपोर्ट क्या था, हिंज सपोर्ट को हम लोग ऐसे दिखा सकते थे, हिंज सपोर्ट इज लाइक दिस वन। इसका मतलब क्या होता है कि हिंज सपोर्ट में हमें दो ही रिएक्शन हम लोग दे सकते थे। दिस इज व्हाट योर वी ए रिएक्शन, एंड सेकंड वाज व्हाट द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एच ए। तो मुझे बताना क्या है कि लाइक ट्रसेस में जो भी स्ट्रक्चर होगा, मतलब जिस भी तरीके से अपने कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा दैट विल बी द हिंज। हिंज का मतलब ऐसे बोल सकते, पिन्ड होगा, उसका मतलब ये होता है कि लाइक उसमें खाली वी विल हैव दो रिएक्शंस। इन शॉर्ट, यहाँ से कुछ हमें याद रखना है तो यहाँ पे एकदम शॉर्टकट, या समझ लो थोड़ा अंदर जाके अगर इसका मीनिंग बताना है, तो इन जॉइंट्स में, जो भी ट्रसेस में जॉइंट्स होंगे, वहां पे मोमेंट्स नहीं होंगे, वहां पे मोमेंट्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, जस्ट अ मिनट। तो इसमें जाके अगर मुझे देखना है कि लाइक ये याद रखना है, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे उस जॉइंट पे मोमेंट विल बी अब्सेंट, मोमेंट होगा नहीं। क्या बोल सकता है, वहां पे मोमेंट विल बी अब्सेंट। तो पिन का मतलब है ट्रस में याद रखना है मुझे, तो एक ही चीज याद रख लेना कि उस पे मोमेंट नहीं आएगा। तो ये ट्रसेस होते हैं किस तरह से, उसको किस तरह से क्लासिफाई करना है, ये हम लोग आगे वाले फ्रेम यहाँ पे देख लेंगे। तो ट्रस के अगर मीनिंग याद रखना है तो ट्रस को कैसे याद रखना है, डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा तो क्या बोल सकते हैं, ट्रस इज व्हाट, frames which are pinned connected. एग्जैक्टली। तो उसमें मेंबर्स भी होने वाले हैं। एंड आगे भी तो पॉइंट था एक, पिंड कनेक्टेड प्लस उसके ऊपर जो लोडिंग एक्ट होगा, अगर हम लोग फ्रेम्स की बात करें, Load कंपेयर ही will be करना है। at the joints. एग्जैक्टली अगर फ्रेम को हमें देखना ही है, फ्रेम के साथ कंपेयर भी करना, तो यहाँ पे ही डायग्राम बना लेता हूँ ऊपर ही मैं। तो ट्रस मेरा कुछ इस तरह से होगा, उसमें जरूरत नहीं कि वर्टिकल मेंबर होने चाहिए, वहां पे हॉरिजॉन्टल मेंबर भी हो सकते हैं। अपने आपका कॉलेज में स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से ट्रस होता है, हुआ है ना, कॉलेज में चालू ही है। सो दिस इज व्हाट द ट्रस, एंड यहाँ पे ये मेंबर्स हैं,
ये उसके क्या है, मेंबर्स है। ये जो दिख रहे हैं मैंने जॉइंट दिखाए हैं, दीज आर व्हाट योर पिन कनेक्शंस। तो वो तो फाइनल एग्जाम में रहेगा ना, जो भी यूनिट टेस्ट रहेगा उसमें ट्रेसेस रहेगा ना, कुछ बोला रहेगा कि तुम प्रिपेयर करो वगैरह ऐसे कुछ, ऑब्वियसली। ये पिन जॉइंट्स है मेरे, बराबर है। ये मेरा फ्रेम है एंड ये क्या मेरा ट्रस है। इसमें पिन जॉइंट और इसके जो जॉइंट है ना, दिस जॉइंट्स विल बी रिजिड जॉइंट, राइट। अभी पिन और रिजिड में फर्क क्या है? क्या फर्क रहेगा पिन एंड रिजिड में? रिजिड में वी विल हैव हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, comma vertical reaction, as well as we will have movement. But in pin connection we will have only vertical reaction and only horizontal reactions, right? In short यहाँ पे movement नहीं होगा, keep in mind always. Okay, ये एक difference हो गया। Second, इसके ऊपर जो loading रहेगा रिजिड के ऊपर, that loading will be anywhere on members या on structure we can say. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, अगर ये मेरा मेंबर है तो मैं यहाँ पे लोडिंग अप्लाई कर सकता हूँ, बराबर। यहाँ पे मेंबर के ऊपर लोड अप्लाई कर सकता हूँ, इवन यहाँ पे कपल वगैरह अप्लाई करना है इस पॉइंट के ऊपर तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बट ट्रसेस में नहीं। ट्रसेस में अगर मुझे लोडिंग अप्लाई करना है तो आई कैन अप्लाई ट्रस लोडिंग ऑन द जॉइंट्स ओनली। ये वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर सकते हो, या फिर समझ लो यहाँ पे किधर ऐसे नीचे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, बट वी कैन अप्लाई ओनली एट जॉइंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिंपल, यही फर्क है दोनों में, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। फ्रेम्स को अगर मुझे देखना है तो लोडिंग एंड जॉइंट किस तरह से होते हैं, ट्रस को मुझे पढ़ना है तो उसमें जाके देखना है कि लाइक वहां पे कौन से रिएक्शन आने वाले हैं और वहां पे लोड में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, इज व्हाट द मेन डिफरेंस इज देयर। इज दैट क्लियर? मतलब ट्रस एंड फ्रेम होता के पता चला रहेगा। ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर, अभी ट्रस पे हम लोग फोकस कर देते कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस और उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, राइट। तो ट्रस को अगर मुझे देखना है तो ट्रस इज व्हाट अगेन क्लासिफाइड एज एन 1 एंड 2, दो टाइप है उसके। वन इज, फर्स्ट इज व्हाट, परफेक्ट, एंड सेकंड इज व्हाट, इम्परफेक्ट। सो होता क्या है कि वी हैविंग फॉर्मूला m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है देन योर ट्रस्ट विल बी परफेक्ट ट्रस्ट, और ये m is not equal to, members. exactly, m is not equal to 2j minus 3, in that case your trust will be imperfect trust. So अभी इसका अगर एग्जांपल लेना है मुझे तो आई विल टेक द एग्जांपल लाइक दिस। सिंपल, हम लोग एक समझ लो कि एक ट्रायंगुलर ट्रस्ट ले लेते हैं। ओके, तो इसमें जॉइंट कितने हैं? नंबर 1, 2 एंड 3। अगर मुझे, और मेंबर यहाँ पे देख लेता हूँ, मेंबर कितने हैं? 3 मेंबर है, 2j माइनस 3। जॉइंट कितने हैं? j इज इक्वल टू 3। अगर हम लोग वैल्यूज पुट 3. करें, 2 इंटू 3 माइनस 3, सो कितना आएगा ये? 3। सो m इज इक्वल 3. टू 2j माइनस 3। मतलब अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं, m इज इक्वल 2j माइनस 3 आ रहा है, देन दिस फ्रेम इज व्हाट? परफेक्ट फ्रेम। दिस फ्रेम इज व्हाट? परफेक्ट। इज दिस क्लियर? दिस फ्रेम विल बी द Yes, परफेक्ट फ्रेम। sir. और यहाँ पे अगर जाके इम्परफेक्ट का एग्जांपल देखना होगा ना मैम, जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
कितने मेंबर्स हो रहे हैं अभी इसमें? 3, 5। जॉइंट्स कितने हो रहे? 4। देख लेते हैं, ये तो नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे बोलना क्या, परफेक्ट फ्रेम होता क्या, इम्परफेक्ट क्या होता है, दैट इज important. So just count it now. How many members are there? 1, 2, 3, 4, 5. How many joints are there? Joints are 4, right? So m is equal to 5 है, 2j minus 3. So 2 into 4 minus 3. How much this will be? 8 minus 3. Perfect आ रहा है ये भी. Okay, so imperfect frame is imperfect truss is not in our syllabus. Just understand the मतलब, what is exact the meaning. So example इसकी actually notes में भी नहीं है, but समझ लो इसका meaning क्या है, वो खाली समझ लेना कि imperfect truss होता क्या है. ये ऐसे, ये actually ये structure analysis 2 वाला topic है, that is what essay 2 है, उसमें तुम लोग को देखने मिलेगा. But example is what m that will not be equal to 2j minus 3. ये formula है, याद रखो उसको. Okay. So this is what the types of the trusses. हमें जो फोकस करना है that is on perfect coplanar truss. Perfect coplanar truss. Okay. So इसको थोड़ा स्टार्ट करने के पहले what we will do, हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी है. मतलब ठीक है, अभी फिलहाल ट्रस्ट स्टार्ट किया है तो इसको फोकस कर लेते हैं. लाइक हम लोग वी आर लेफ्ट विद द टाइप्स ऑफ ट्रसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंड 2-3 पॉइंट्स थे जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन में नहीं देखे. फिलहाल इसको देखने के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है. सो साइन कन्वेंशन जो कि हमें देखना है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन को उसके पहले वी विल सी द assumptions मेड, assumptions इन एनालिसिस ऑफ perfect truss. So there are 3 assumptions. We'll see one by one. Just a minute. Okay, so first assumption is the frame is perfect frame. ये assume ही करना है हमें. और perfect का मतलब अभी देखा हम लोग ने. perfect का मतलब क्या है? m is equal to 2j minus 3. ये होना ही है. Frame in the sense truss. Frame is a perfect frame. Number second, the frame carries load at the joints, जो अभी पहले ही देखा हम लोगों ने. But these are the assumptions. And number 3, all the members are क्या होगा? all the members are pinned joint. So one and the same. Perfect frame बोला तो हमें देखना है कि m is equal to 2j minus 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फ्रेम कैरीज लोड एट द जॉइंट्स, ऑब्वियसली हम लोग ने पहले ही देखा. उसके बाद ऑल मेंबर्स आर द पिन जॉइंट. दीज आर द डेफिनेशन ऑफ द ट्रसेस इन शॉर्ट, अगर हम लोग वैसे देखें तो. ओके, सो
और उसके बाद मुझे क्या बताना था, मैं बोल रहा था कि साइन कन्वेंशन, क्योंकि सिंपल है, ये 2D प्लेन में काम कर रहे हैं और पिन जॉइंटेड फ्रेम्स है मेरे, तो ये पिन जॉइंट की वजह से, लिसन, ये पिन जॉइंट की वजह से होना क्या है, जो हमें रिएक्शंस मिलेंगे, फोर्सेस मिलेंगे, वो खाली मेंबर फोर्स होंगे, राइट ना, क्या होंगे, मेंबर फोर्स, और मेंबर फोर्स या तो कंप्रेशन हो सकता है या फिर टेंशन हो सकता है, राइट। तो कंप्रेशन किस तरह से एक्ट होता है, अगर किसी मेंबर का, अगर मुझे सीजी दिखाना है, सो कंप्रेशन का साइन कन्वेंशन किस तरह से होगा, ऑलवेज कंप्रेशन विल एक्ट टुवर्ड द सीजी ऑफ द मेंबर एंड टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द सीजी ऑफ द मेंबर। इज दैट क्लियर? सो याद रख लेना ये साइन कन्वेंशन, मतलब किसी भी मेंबर का, समझ लो कि ये कोई मेरा ट्रस है, ठीक है, चलेगा, नो इशू। ए, बी एंड सी, यहाँ पे डी है, समझ लो। तो ए मेंबर को अगर मैं ए मेंबर का एबीडी बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे रोलर है, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, सॉरी हिंज है, वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। अगर ए मेंबर का मैं एबीडी बना रहा हूँ, ये मेरा ए जॉइंट है, यहाँ पे एक रिएक्शन है वर्टिकल वी ए, यहाँ पे एक रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल एच ए, एंड ये मेंबर जो है मेरे, अभी कैसे बनाना है हम लोग देख लेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल में ही। ये मेंबर जो हो मेरे, हमेशा व्हाट आई विल डू, वी विल कंसिडर द फोर्स इन दैट मेंबर ऑलवेज विल बी द टेंशन, ऑलवेज विल बी द टेंशन, मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द सीजी। सो ये फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए डी, एंड यहाँ पे कुछ एंगल होगा, एंगल के साथ में here will have one member and the force in that member will be FAB. So keep in mind this is what away from CG, मतलब ये क्या है, टेंसाइल फोर्स। याद रख लेना, जब भी हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो मेंबर फोर्स we will always consider what the tension. Is that clear? Always consider, we will consider that force as an tension. So ये assumptions, the compression क्या होता है, tension क्या होता है, even what exactly we are going to see here, is this clear? Okay, अभी क्या करो, just note it properly, prepare your notes, because notes is very important when you are preparing for the final exam or unit test. Notes and the key points are very important here. Just note it properly. Are you finished with this slide? Okay, please have a heading. मेथड बाकी है ना, कौन से देखने हैं इसके, एनालिसिस के मेथड कौन से हैं, कौन से मेथड से ट्रस एनालाइज करने के? मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, और एक था ना जो बोला मैंने, ग्राफिकल मेथड। वेरी गुड। सो मेथड्स ऑफ एनालिसिस, analysis of truss. Number one, first, method of sections. Number second, so first of all we'll see the joint method. No, don't worry, कोई issue नहीं, ऊपर नीचे हुआ तो method of joints. And number three, graphical method. राइट, तो अपने सिलेबस में तो ये ऊपर के दो हैं, मेथड ऑफ सेक्शन एंड मेथड ऑफ जॉइंट। इट्स वेरी इजी एक्चुअली दोनों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर थिंग दैट आई नीड टू आस्क यू, व्हाट एग्जैक्टली एनालिसिस मींस, बिकॉज ठीक है कि एग्जाम में है, क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछेंगे, हमें किस तरह से आगे जाना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या करना है हमें पता होता है, बट वेरी बेसिक क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। ट्रसेस क्या है ये हम लोग ने देख लिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस ये भी देख लिया। अभी ये पता तो चला कि लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, उसमें जाके मुझे कुछ तो काम करना है, और उसमें जो काम करने के तरीके हैं, मेथड से दो मेथड्स हैं, एक सेक्शन मेथड होगा, उसका दूसरे बाद जॉइंट मेथड होगा, इनके कुछ खुद के रूल्स होंगे, स्टेप्स होंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कर भी लेंगे।
फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है वैसे, बट एनालिसिस का मतलब होता क्या है कि इवन अपना सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। To find the forces acting on the members, like the members are compression members or tension members. ओके, यही होता है मतलब एनालिसिस का, ओनली फोर्सेस कैलकुलेट करना है। फोर्सेस के सिवा भी दूसरे भी कोई कैरेक्टरिस है, दूसरे भी कोई ऐसे मेंबर्स है, प्रॉपर्टीज है जो स्ट्रक्चर में एक्ट होते हैं। मतलब ये इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं, समझ लो कि थ्रू आउट अवर सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज वन ऑफ द व्हाट वी कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसके अलावा कोई भी चीज स्ट्रक्चर में होनी ही नहीं है, अपने फील्ड में होनी ही नहीं है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब होता है क्या कि नॉट ओनली फोर्सेस, वी कैन से कंप्रेशन एंड टेंशन। फिलहाल हम लोग ट्रस की बात करें तो उसमें बराबर है, ट्रस में अगर हम लोग बोल दे या समझ लेके लाइक उसमें कंप्रेशन एंड टेंशन ही आने वाला है। तो जो भी हमें स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसमें जाके हर एक उस स्ट्रक्चर में जाके, उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स में जाके हर एक मेंबर में कंप्रेशन कितना आएगा, उसके बाद टेंशन कितना आएगा, ये हमें जाके देखना है। भले यहाँ पे कंप्रेशन मतलब ये अलग अलग दोनों एक ही मेंबर में एक्ट नहीं होते, एक मेंबर में एक कोई फोर्स आएगा, एक तो कंप्रेशन आएगा तो टेंशन आएगा। बट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जस्ट फाइंडिंग आउट द फोर्स एंड कंप्रेशन एंड टेंशन, बेसिक, To एकदम बेसिक है। determine the effects of loads on the structure. Very good, very good. So what are the effects that can be there in that member? One is what the member can be member will subject to the compression and tension. Other things, other effects, हम लोग ट्रस्ट की बात करें तो इसमें ठीक है कई कंप्रेशन एंड टेंशन ही आने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम ही किया है कि देखो परफेक्ट फ्रेम होगा, उसमें लोड जो एक्ट होगा जॉइंट पे ही एक्ट होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे मोमेंट का सवाल नहीं आएगा। तो ठीक है कि एक कंप्रेशन टेंशन के साथ फोर्स का मोमेंट भी आ गया, ठीक है, फोर्स हो गया, मोमेंट हो गया, और कौन से प्रॉपर्टीज है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोगों ने देखा है पहले, उसमें जो चैप्टर्स है ना अपने चैप्टर्स, लाइक फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ, सेकंड चैप्टर की बात करें एएफएसएफ एंड बीएम डायग्राम ऑफ द बीम्स, थर्ड चैप्टर की बात करें बेंडिंग स्ट्रेसेस, फोर्थ की बात करें शियर स्ट्रेसेस, फिफ्थ की बात करें डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, उसके बाद टॉर्शन था, उसके बाद क्या क्या देखा हम लोग ने, कॉलम्स देखा है उसमें, उसके बाद थीन सेल्स थे। जो ये चैप्टर्स के नाम है ना, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर स्ट्रक्चर्स, लाइक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी भी मेंबर के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है। फर्स्ट चैप्टर हुआ। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या देखा हम लोगों ने, एएफएसएफ डायग्राम ऑफ द बीम्स, किसी भी मेंबर के ऊपर फोर्स अप्लाई करें एक्सियल फोर्स आएगा, बराबर है ना, उसमें शेयर फोर्स आएगा, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट आएगा ना। थर्ड चैप्टर क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा, टॉर्शन आएगा। मतलब इन शॉर्ट मुझे बताना क्या है कि एनालिसिस इज नथिंग बट, आपने डेफिनेशन बराबर बताया, एनालिसिस इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, या यू कैन से द आफ्टर, यस यू कैन से ऐसे बोल सकते हो कि एट द वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो हर एक स्ट्रक्चर तो ऐसे नहीं कि हर एक स्ट्रक्चर में ये सब प्रॉपर्टीज आने वाले, दैट डिपेंड अपॉन द वर्किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बराबर है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब समझ में आया कि स्ट्रक्चर में जाके जहां पे ये स्ट्रक्चर वर्किंग कंडीशन में है, जिसके लिए उन्होंने उसको बनाया है, तो जब वर्क करेगा तो उसके ऊपर ऑब्वियसली लोड एक्ट हो जाएगा, और लोड की वजह से उसमें क्या क्या इफेक्ट आने वाले, दैट इज नथिंग बट द एनालिसिस। ओके, ये एनालिसिस वाला पार्ट हो गया। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, ये मुझे बताना था बेसिक में, क्योंकि स्टार्ट करना है तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अपने सिलेबस में उन्होंने देखा कि स्टैटिक, इंडिटरमिनेंट, स्टैटिक क्या, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर एंड इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आए थे। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, कौन सा स्ट्रक्चर्स है एनालिसिस के हिसाब से, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एनालिसिस, मतलब एनालिसिस के हिसाब से कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स है, एनी आइडिया? नंबर वन इज व्हाट, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज व्हाट, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अभी सिलेबस में उन्होंने देखा कि इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेट ऐसे वर्ड्स देखे, इसलिए मुझे बताना था ये कि हम लोग क्यों, मतलब क्या करने, ये स्ट्रक्चर्स बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके हिसाब से अपना काम आगे चलने वाला है। सो डिटरमिनेंट होता क्या है, इनडिटरमिनेंट होता क्या है, अगर मुझे शॉर्ट में बताना है, सो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर्स, लिसन वेरी केयरफुली, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर, yeah we can say that which can be analyzed with the help of three known equilibrium condition। क्या मैंने बोला, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब व्हाट, द स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी एनालाइज्ड बाय
three known equilibrium condition. Okay, so what are the equilibrium condition for us? Summation of f of x is equal to 0, summation of f of y is equal to 0, summation of moment is equal to 0. अपने हिसाब से उन्होंने अलग तरीके से लिखे हैं, summation h is equal to 0, summation v is equal to 0 and summation m is equal to 0. Okay, so this is what determinant type of structure. So indeterminate क्या है? The structure which cannot be analyzed with the help of three non-equilibrium condition. Structure which cannot be analyzed with the help of three non-equilibrium condition. मतलब समझ में आया? एनालिसिस का मतलब समझ में आया. उसके बाद मुझे देखना था कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब एनालिसिस ठीक है कि करना क्या पता चला, बट स्ट्रक्चर एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसे कितने मुझे एनालिसिस करने हैं, बराबर ना? एनालिसिस करना मतलब कितने तरीके एनालिसिस करने हैं, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इन आवर फील्ड. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन you can say the for analysis. One is what determinant and second is what indeterminate. Determinant का मीनिंग सिंपल है, द स्ट्रक्चर विच कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशन. मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके हम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर इनफ टू सॉल्व या एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट डिटरमिनेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. एंड सेकेंड टाइप जो होता है इनडिटरमिनेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर को मुझे अगर एनालिसिस करना है तो दैट थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर नॉट इनफ. मतलब उसको अगर मुझे सॉल्व करना है, उसको अगर मुझे उसका एनालिसिस करना है, सो वी नीड, लिसन, वी नीड व्हाट, वी नीड एडिशनल कंडीशंस. इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर नॉट इनफ. समझ में आ रहा है? मतलब अगर एग्जांपल लेके मुझे बताना है, एग्जांपल लेके अगर मुझे बताना है, सिंपल मैं यहाँ पे नीचे एग्जांपल लेता हूं. ये बीम है मेरा, ये क्या है? बीम है. और यहाँ पे दूसरा बीम है. ये दोनों को हम लोगों ने देखा है. ओके, ये दो एग्जांपल्स है मेरे. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. So how many reactions will be there at A point? We will have VA, HA. यहाँ पे we having VB. Here we will have VA, HA. We will have MA here, and here is what? VB. So now tell me how many total unknowns are there? In first case, we having 3. How many total unknowns are there? In second case, we having 4. Now tell me, अगर मैथमेटिकल रूल के हिसाब से मुझे बताओ, मैथमेटिकल रूल के हिसाब से मतलब व्हाट, मतलब व्हाट कि अगर किसी भी चीज को मुझे अगर कैलकुलेट करना है, मतलब आई नीड टू फाइंड 3 अननोन्स, राइट? आई नीड टू फाइंड 3 अननोन्स. सो हाउ मेनी इक्वेशन आई नीड? कितने इक्वेशन चाहिए? 3. हम लोगों ने एग्जैक्टली हम लोगों ने ऐसे इक्वेशन देखे, ax प्लस by इज इक्वल टू c, बराबर ना? अगर इस यहां से मुझे x एंड y निकालना है तो क्या करना होगा? मुझे a1 x1 c1, सिमिलरली a2 x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. मतलब ऐसे एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए तो जाके मैं x एंड y निकाल सकता हूँ, बराबर है? मतलब मुझे यही बताना है कि ओके, कहाँ पे थे हम लोग? तो अगर मुझे 3 अननोन्स निकालने हैं तो आई नीड 3 इक्वेशंस, बराबर? अपने पास 3 इक्वेशन ऑलरेडी है. समेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0, समेशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0, समेशन m इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 अननोन निकालने हैं, मेरे पास 3 इक्वेशन है. मतलब इसका एनालिसिस हो गया, कोई इशू नहीं है. दूसरा कोई बाहर से इक्वेशन हमें मंगाने की या फिर बाहर दूसरा कोई इक्वेशन डेवलप करने की जरूरत नहीं है. In this case what? We need to calculate 4 unknowns and we having equations only. Summation of f of x is equal to 0, summation of f of y is equal to 0 and summation of moments is equal to 0. बराबर? तो 4 minus 3 3 unknown निकाल सकते हैं, but we are pending with 1 unknown. मतलब ये जो हम लोगों ने बीम देखा यहाँ पे, ये बीम में एक एक्स्ट्रा अननोन है.
अगर हम लोग समझ लो बात करें कि ए के फोर्सेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अपने इक्विलिब्रियम यूज करके, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके, ए के फोर्सेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, बट ये जो वीबी है ना, वीबी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे. सो दिस वीबी इज व्हाट द रिएक्शन, वी कैन से ऐसे बोल सकते हैं कि वीबी इज व्हाट द फोर्स या सपोर्ट विच makes this beam what indeterminate. ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को डिटरमिनेंट बना रहा है. समझ में आ रहा है? तो इस फोर्स को ना अपने लैंग्वेज में बोला जाता है रिडंडेंट फोर्स, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड में यूज करेंगे. रिडंडेंट फोर्स से बोला जाता है उसको. तो स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया? Any doubt what exactly determinate indeterminate का मतलब समझ में आया पक्का? Any doubt in that? Okay. So इसके पहले कैसे था, जो अभी सिलेबस चेंज हुआ, इसके पहले अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइड किया था. तो सिलेबस लिखा है ना हम लोगों ने, दो पार्ट में था. दैट इज व्हाट SA1 एंड SA2. SA1 में सब हम लोग डिटरमिनेट स्ट्रक्चर देखते थे, SA2 में हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर देखते थे. बट अभी जो अपना सिलेबस है हम लोग को, इसमें हम लोग को दोनों देखना है. इसलिए अपने स्ट्रक्चर हेडिंग, अपने सब्जेक्ट का टॉपिक उन्होंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस रखा है. कीप इन माइंड, इसमें हम लोग डिटरमिनेंट भी देखने वाले हैं, इनडिटरमिनेंट देखने वाले हैं. फिलहाल जो ट्रसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रसेस कम्स अंडर डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर्स. कीप इन माइंड, उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन खाली यूज करने वाले हैं. राइट, ट्रसेस हमें कहाँ पे आएंगे, डिटरमिनेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में आने वाले. Note these points clearly, and now we'll directly go with our what analysis part, numericals. Is this clear? Yes sir. Any doubt? Doubt है इसमें? Yeah. वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में एफ ऑफ वाई लिया तो भी वीबी कैलकुलेट कर सकते हैं ना? क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं? वीए प्लस वीबी इज इक्वल्स टू 0. मैंने वो एक एग्जांपल लेके बताया. अभी चारों में से कौन सा तीन निकालेंगे, दैट डिपेंड अपॉन किस टाइप का लोड कंडीशन है वहां पे. यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से. मैंने अपने ऐसे एक कंसिडर किया मेरे हिसाब से, लाइक ए के तीन, कोई सिंपल है कि इसमें से चार में से कोई भी तीन निकाल सकते, कोई एक रहेगा जो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे. बराबर है ना, क्योंकि अपने पास तीन. That can be anything, means movement or VA, VB, कोई भी कोई भी HHV, कोई that भी can be anything. हाँ कोई भी हो सकता है. मतलब चारों के चार निकाल सकते हैं कि हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज वी हैविंग ओनली थ्री कंडीशन. अभी इसमें से एफ ऑफ एक्स दो बार तो नहीं यूज कर सकता मैं, एफ ऑफ वाई दो बार तो नहीं यूज कर सकता, एक ही बार यूज करेंगे ना. चार में से कोई भी तीन निकल लेंगे हम लोग. कोई मतलब एक ऐसा होगा जो कि निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, एंड दैट विल बी रिडंडेंट, दैट विल मेक आवर स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट. ये मैंने खाली कंसिडर किया, मैंने बोला अभी कि समझो, इसे बोला था मैंने कंसिडर कि हम लोग ए के तीन रिएक्शन, ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करके निकाल पाए और वी भी निकाल नहीं पा रहे. तो फिर उस केस में क्या करे, क्या तो दैट फोर्स विल मेक दैट स्ट्रक्चर एज एन रिडंडेंट फोर्स. इज दैट क्लियर? Yes sir. So now we'll proceed to our, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे कुछ स्टार्ट किया था ना, मेथड्स ऑफ एनालिसिस. ऊपर हेडिंग क्या दिया था, ट्रसेस, परफेक्ट कोप्लानर ट्रसेस, उसके assumptions देख लिया. उसके बाद मेंबर में दो टाइप के फोर्सेस आने वाले हैं, उसके साइंस देख लिए, कंप्रेशन किस तरह से रहेगा, टेंशन किस तरह से रहेगा. उसके बाद मेथड्स ऑफ जॉइंट हेडिंग डाल दिए, उसमें एनालिसिस वर्ड था, उसका मीनिंग समझ लिया. एनालिसिस करना है बट कितने टाइप के स्ट्रक्चर के लिए करना है, तो उसके लिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल भी देख लिया, इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे ये भी देख लिया. उसके बाद जो एक्स्ट्रा अननोन होता है उसको क्या बोलते हैं वो भी देख लिया. अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो अपने सिलेबस में दोनों स्ट्रक्चर पढ़ने, डिटरमिनेंट इंडिटरमिनेंट भी देखना है. तो इसलिए 1-2 नहीं बोला उन्होंने, स्ट्रक्चर अलग से डायरेक्ट हेडिंग दी अपने सब्जेक्ट को. ओके, व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल टेक द एग्जांपल, हमें इस तरह से आगे जाना है. ओके, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1, इट्स वेरी सिंपल. न्यूमेरिकल का हेडिंग, मतलब सिंपल क्वेश्चन का हेडिंग क्या होगा, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रस. क्या करना हमें पता है, ओके एकदम सिंपल देता हूँ. ट्रायंगुलर ट्रस,
धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, समझ लेते कि जाना किस तरह से आगे है। यहाँ पे आगे लिख सकते हो, एनालाइज द फॉलोइंग प्लस बाय जॉइंट मेथड। स्पेसिफिक हो जाएगा, इस तो किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल कोई मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग जॉइंट पे फोकस कर रहे हैं तो हम लोग वो उस तरह से जाएंगे। एकदम सिंपल है, एंगल्स भी दे दिए हैं, बी एंड सी। So in this type of the trusses, so first step will be always हमें एफबीडी बनाना है उसका, एफबीडी मतलब उसी डायग्राम में रिएक्शंस दिखाने हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस के लिए जाएंगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी अननोन्स आर देयर। अननोन्स की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सी FAB, पे FBC, FAC। अननोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, रिएक्शंस के फॉर्म में, सपोर्ट रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो अननोन है, ऑब्वियसली मेंबर के फोर्सेस निकालने, बट अननोन्स मतलब जो रिएक्शन दिया VB उसके and हिसाब से। VC। Exactly. Here we having VC. Here we'll have VB. Alright. So we're having three equilibrium conditions. So we will use that equilibrium conditions and we will calculate what we can say our reactions. Right? अगर reactions निकालना है मुझे, reactions निकालना है तो मुझे करना क्या होगा, मतलब अगर हमें रिएक्शन निकालना तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज व्हाट, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, ये यूज कर सकते हैं। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट समेशन h इज इक्वल टू 0, ये भी यूज कर सकते हैं। एंड समेशन v इज इक्वल टू 0, ये भी यूज कर सकते हैं। बट इनको अगर मुझे यूज करना है तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने साइन कन्वेंशन डिसाइड किए थे कि इसके लिए वी विल यूज क्लॉकवाइज इक्वल टू 0, इसके लिए यूज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0, h के लिए will use all leftward forces is equal to 0, all rightward forces is equal to 0, and v के लिए upward is equal to 0 and downward is equal to 0, ये हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या तो यहाँ पे थोड़ा हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट भी करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट भी करना है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट करना है मुझे, क्योंकि सिंपल है, देखो ये जो 20 जो किलोमीटर जो मेरा लोड है, सिंपल है, मोमेंट अगर मुझे यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करना है तो मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा उसको, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। मतलब मुझे बी पॉइंट पे सबका मोमेंट लेना है तो जाके मुझे वीसी मिलेगा, तो जाके मुझे क्या मिलेगा, वीसी मिलेगा। तो अभी अप्लाई करना है तो ये 20 का मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो इसलिए मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे बना लिया, डॉटेड लाइन, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो जाके मैं बी पॉइंट पे ये 20 का मोमेंट ले सकता हूँ। अब इसको मैं किस तरह से निकालूं, ये बता सकता है मुझे, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है किस तरह से निकालूं। By using tan theta। और tan थीटा यूज करके हम लोग निकाल भी सकते हैं, बट थोड़ा सोच लो ना, डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमें मिलने के लिए हमें ए बी यानी ये डॉटेड लाइन यहाँ पे देखो ये डी पॉइंट बना, तो ये ए बी डी के लिए मुझे काम करना होगा, मतलब ए पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करना होगा तो जाके हम लोग को बीडी मिलेगा, और बीडी मिलने के बाद हम लोग अपना काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो सिंपल है, मुझे अगर बीडी निकाले तो मेरे पास पहले ए बी होना चाहिए, बराबर, बी होना चाहिए तो जाके मैं बीडी निकाल सकता हूँ, वो ट्रायंगल में मुझे काम करना है। तो इसलिए देखो स्टेप वाइज हमें काम करना होगा। ये ए बी सी जो ट्रायंगल है मेरा, उसको फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ। वैसे तो सिंपल है, मुझे बताओ अगर ये बी वाला एंगल 60 डिग्री है, ये सी वाला By एंगल using 30 डिग्री 30, है, 60, 90 degree theorem। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये 60 ये 30, तो ये ए वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 90। एग्जैक्टली। तो अभी ये देखो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो उन्होंने हाइपोटेनियस दिया है, दिस इज नथिंग बट हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल,
बराबर ना। सो जाके आगे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने साइन एंड कॉस का रिलेशन यूज कर सकते हैं, हम लोग ए बी एंड ए सी को निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग ए बी ही चाहिए, ए सी की जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज व्हाट, मतलब इसमें अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एग्जैक्टली तो यहाँ पे साइन 60 निकाल देते हैं, साइन 60, या फिर हम लोग ए बी चाहिए तो साइन 30 निकाल लेते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू, टेल मी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ट्रायंगल में साइन 30 बराबर है ठीक ना। 30 के आगे क्या है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज व्हाट द बी सी, बिकॉज ए एंगल अगर 90 डिग्री है, बी सी इज व्हाट नथिंग बट हाइपोटेन्यूज। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, ए बी इज इक्वल टू सी साइन 30, साइन 30 कितना होता है, मुझे साइन 30 1/2। एग्जैक्टली, तो बीसी कितना है 5, 5 इंटू 1/2, तो दिस विल बी, ए बी विल बी 2.5 मीटर, बराबर है, ए बी विल बी 2.5 मीटर। अभी जाके हमें ए बी डी में काम करना है, तो जाके हम लोग को बी डी मिलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसको यहाँ पे बना लेता हूं मैं, ए सॉरी इसे हम लोग 90 डिग्री नीचे ड्रॉप किया, तो ये 60 डिग्री है, ये कितना होगा 30 डिग्री, और अभी चाहिए क्या, हमें बी डी चाहिए। ए बी हमें पता है, ए बी इज व्हाट 0.5, डायरेक्टली बता सकते हो ये कितना आएगा, अभी बी डी कितना होगा, इसका रेफरेंस लेके। यहाँ पे हमें साइन 30 चाहिए, अपोजिट क्या है बी डी, उसका हाइपोटेनियस कितना है ए बी, हमें बी डी चाहिए, तो बी डी विल बी ए बी साइन 30, ए बी कितना है 2.5, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो दिस विल बी मच 1.5 मीटर। इज दिस क्लियर, दिस इज बी डी। यस सर। तो अभी हम लोग मूवमेंट ले सकते हैं। Now tell me the moment at point B किस तरह से लेना है, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंड ये VC जो है, क्योंकि देखो B पॉइंट पे अगर मूवमेंट ले रहे थे, यहाँ पे इस पूरे फ्रेम में, पूरे ट्रस में कितने फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे, एक तो 20 दिख रहा है, एक VB दिख रहा है, एंड VC दिख रहा है। हम लोग मेंबर फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो उसके ऊपर एक्सटर्नली एक्ट हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। 20 एक है, VB एक है, और VC एक है। अभी फिलहाल मुझे मूवमेंट लेना है B पॉइंट पे, मतलब C पे भी ले सकता था मैं, हम लोग को VB मिला होता, और बी पे मिला तो VC मिलेगा। तो किस तरह से अप्लाई करना है, तो अगर मैं बी पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं तो VB का मोमेंट तो 0 आ जाएगा, कि मोमेंट लेना है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए, तो VB का हम लोग मोमेंट कंसिडर कर ही नहीं सकते, तो बच्चे कौन से 20 एंड VC। तो 20 की बात करें तो बी पॉइंट के लिए 20 इज गोइंग क्लॉकवाइज, एंड बी पॉइंट के लिए VC इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। तो 20 का मोमेंट किस तरह से आएगा, 20 इंटू TD, दैट इज व्हाट 1.5, एंड एंटी क्लॉकवाइज VC जा रहा है, VC इंटू कितना आएगा 5। करो जरा कैलकुलेट एंड टेल मी VC इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 5, दिस विल बी 5 4s are 20, this VC is equal to 5, यस is सर, that right? 5। VC is equal to 5 किलो न्यूटन, एंड प्लस आई इसका मतलब इज गोइंग अप। अब नेक्स्ट हमें निकालना है VB निकालना है, तो अभी हम लोग समेशन भी यूज कर सकते हैं, समेशन V इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डाउन। तो अपवर्ड क्या क्या जा रहा है, VB जा रहा है अपवर्ड, VC जा रहा है अपवर्ड, डाउनवर्ड क्या आ रहा है 20 किलो न्यूटन, उसमें से हम लोगों ने VC निकाला है, so can I write here VB plus 5 is equal to 20, we need VB, so VB is equal to 20 minus 5, that is what 15, and this is what going up। अपना रिएक्शन का काम हो गया, हमें VB मिला और VC भी मिला, और यहाँ पे देखो दोनों रोलर सपोर्ट दिए है, ऐसे कभी होता नहीं है एक्चुअली, तो हिंज सपोर्ट होगा, बट हमने बेसिक न्यूमेरिकल लिया है इसलिए ठीक है, नो इशू। दिस क्लियर? यस सर। Okay, so now
अभी ये तो ठीक है कि ये बेसिक था, ये हम लोग सॉम में भी किए, इवन डिप्लोमा में मैकेनिक्स क्या रहेगा तो उसमें भी किए हैं। अभी जाके अपना जॉइंट मेथड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब लिसन, यहाँ पे जब जॉइंट मेथड का ये पहला स्टेप हो गया, हम लोग ने क्या किया, रिएक्शंस निकाल दिए, फर्स्ट स्टेप मेरा था, जो कि हम लोगों ने सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट किए। अभी सेकंड स्टेप के लिए हम लोग जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में जाके मुझे करना क्या है कि लाइक जॉइंट्स पे जाके काम करना है। क्या करना है? जॉइंट्स पे जाके काम करना है। ओके, जॉइंट्स किस तरह सिलेक्ट करने हैं, तो हमेशा याद रख लेना, हम लोग जॉइंट सिलेक्ट करेंगे ना, तब इस तरह सिलेक्ट करनी है कि उस जॉइंट पे कितना मेंबर मीट हो रहा है हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे कि समझ लो यहाँ पे 3 जॉइंट्स है, ए है, बी है और सी है। तो होना क्या चाहिए कि उस मेंबर्स के जब सिलेक्ट करेंगे तो कितने मेंबर, बहुत सारे मेंबर मीट हो सकते हैं। लाइक जॉइंट है मतलब दो से ज्यादा, 3 4 5 6 ऐसे मेंबर मीट हो सकते हैं। हमें जब फर्स्ट जॉइंट एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करेंगे तब इस तरह जॉइंट सिलेक्ट करना है कि वहां पे जो मेंबर मीट हो रहा है उनमें से जो हम लोग को फोर्सेस निकालने हैं, वहां पे जो अननोन फोर्स वाले मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स 2 ही होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऐसा जॉइंट सिलेक्ट करना है वहां पे कितने भी मेंबर मीट होने दो। समझ लो कि मेरे पास कोई जॉइंट है, अगर बी जॉइंट की बात करें तो बी पे कितने फोर्सेस मीट हो रहा है? 3 है। मतलब एक वीबी है, उसके बाद एफ बी सी है, एफ बी ए है, तो वहां पे 3 फोर्सेस है, बराबर है ना। एक्सटर्नली वीबी है, इंटरनल कौन सा फोर्स है, वीबी है, मतलब बीसी एंड बीए 2 मेंबर्स है, तो ठीक है मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे समझ लो, लिसन, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ये बी पॉइंट से, जस्ट अ मिनट, ये बी पॉइंट पे ऐसा और कोई एक मेंबर होता, कुछ इस तरह से वर्टिकल ऐसा मेंबर यहाँ पे होता, इसको सिलेक्ट कर सकता था या नहीं सिलेक्ट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे देखो वीबी को मैंने निकाल दिया, पता है, ठीक है। तो उसके बाद समझ लो ये बीसी है, ये निकाल सकता है मैं, अगर समझ लो उतना ही है। बी ए टिक निकाल सकता है, बट ये अगेन प्रॉब्लम वही आ जाएगा कि हम लोग ट्रस्ट को 2D में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे समेशन एम वाला ये कंडीशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई के साथ ही मुझे काम करना है। अगर मैं बी की बात करूं, बी सी बी ए एंड समझ लो ये बीई है, यहाँ पे 3 अननोन आ गए, बट मेरे पास तो इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 ही है, तीसरा मेंबर मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। पिन माइंड, इसलिए हमें करना क्या है कि जब भी हम लोग जॉइंट सिलेक्ट करेंगे वहां पे इस तरह से जॉइंट सिलेक्ट करना है कि वहां पे खाली 2 ही अननोन हो, क्योंकि अपने पास 2 ही इक्विलिब्रियम कंडीशन ट्रस्ट को अप्लाई करने के लिए, समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ ऑफ वाई। समेशन हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, कोप्लानर ट्रस्ट है, यहाँ पे लोडिंग जॉइंट पे ही एक्ट होता है। तो समझ में आया? जॉइंट जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे तब याद रखना है कि जॉइंट हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे 2 ही अननोन हो। तो फिलहाल देखो अपना ट्रस्ट सिंपल है, इसमें कोई भी जॉइंट सिलेक्ट किया तो उन लोग को 2 ही अननोन मिलेंगे। जैसे कि बी की बात करो तो वहां पे बीसी एंड बी ए अननोन, मतलब अननोन है, तो 2 ही अननोन है। वी भी हम लोग को पता है, हम लोग बी सिलेक्ट कर सकते हैं। सी की बात की, समझ लो फर्स्ट जॉइंट की बात करो, फर्स्ट टाइम लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट जॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सी को सिलेक्ट किया तो सी बी मतलब बी सी वही, एंड सी ए नथिंग बट ए सी, तो ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ए पॉइंट पे जाना है तो भी मैं ए पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ए बी पे देखा जब 20 एक्ट हो रहा है, उसके बाद ए बी एंड ए सी 2 मेंबर से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, वैसे कोई भी जॉइंट के साथ जा सकते हो। ये सिंपल अपना एग्जांपल है, बट बड़ा न्यूमेरिकल आएगा तब याद रखना है कि हम लोग किस तरह से जाए। ओके, तो फिलहाल व्हाट विल डू, विल गो विद द जॉइंट बी। ओके, तो मैंने जैसे पहले तुम लोग को बता दिया, जॉइंट अगर हमें जॉइंट का पहले क्या बनाना होगा, एफबीडी बनाना होगा। मतलब मैं तो कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे, तो इसमें जाके मैं ऐड करूंगा कि यहाँ पे कौन से फोर्सेस आने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पे मेरा वीबी है, वीबी का वैल्यू कितना है, 15 किलो न्यूटन, जो कि अपवर्ड एक्ट हो रहा है। उसके बाद वी हैविंग BC and BA. We having BC and BA. BC is going in this direction. So we will write here FBC
here we having FAB at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree. So अभी करना क्या है, हमें fx and fy अगर अप्लाई करना है तो अपने फोर्स को ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक तो वर्टिकल अदरवाइज हॉरिजॉन्टल। तो अभी ये FAB को हम लोग को क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो FAB will resolve like this, FAB cos 60, one component will be horizontal, other will be vertical. This will be FAB sin 60. Is that clear? रिजॉल्व होने के बाद ये फोर्स को तुम लोग भूल जाओ, ये फोर्स को तुम लोग क्या करो, भूल जाओ। और सिंपल है, ये रिजॉल्व हो गया, मेरा जॉइंट बी है। अभी जाके क्या करो, मैं दो कंडीशन अपने पास है उसको अप्लाई करो। देखो अगर मैं समेशन एफ ऑफ एक्स की बात करूं तो फिलहाल अगर एफ एक्स अप्लाई करने जाओ पहले तो एफ बी सी एंड एफ ए बी दोनों अननोन है, इक्वेशन में दो अननोन नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विथ समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या अप्लाई करना है, अप इज इक्वल टू डाउन। ठीक है, अभी फिलहाल ये दोनों अपवर्ड दिख रहे हैं, चलेगा। एफ ए बी sin 60 plus 15 is equal to 0. FAB sin 60 plus 15 is equal to 0. अब ये इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो दोनों अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड कोई जा ही नहीं रहा ना, तो अपवर्ड के साइड में ही सब आएंगे। अभी इसको अगर मैं अपने कैलसी में टाइप करूं, सॉल्व आता है ना कि नहीं आता है, सॉल्व करने आता है क्या, अदरवाइज अपने हिसाब से, वेरी गुड, तो अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये इक्वेशन को डायरेक्ट कैलसी में डाल दो, आंसर मिल जाएगा। हाउ मच इज द आंसर, FAB 17.32। 17.32, is that right? बोलो बोलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, is that right? माइनस 17.32। एग्जैक्टली। सो ये माइनस आएगा, उसके बाद प्लस करो उसको, 32 किलोन्यूटन लिखो और उसके बाद ब्रैकेट में लिखोगे ना क्या, कंप्रेशन, तो जाके प्लस लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? दैट इज इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि हम लोग ने उसको टेंशन कंसिडर किया है, ये अवे फ्रॉम जॉइंट जा रहा है, उसमें क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। ओके, नो इशू। अभी ये FAB अगर मुझे मिला ही है, देखो ये तो हम लोग को लिखने के लिए लिखा मैंने, बट जब आगे इक्वेशन में किसी जगह पे FAB यूज करूंगा ना, तो ये 7 माइनस वाला ही यूज करना है, ऐसे नहीं यहाँ पे प्लस करके लिखा है, ये तो हम लोग का आंसर है, इसको नहीं कैलकुलेशन में यूज करना है, कीप इन माइंड ये मेरा आंसर है, कैलकुलेशन में मैं यही यूज करूंगा। सो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है मेरा, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है उसके लिए, ऑल लेफ्टवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ऑल राइटवर्ड फोर्सेस। ओके, सो लेफ्टवर्ड फोर्सेस क्या है, ये भी देखो दोनों राइटवर्ड ही जा रहे हैं, चलेगा, नो इशू। एफ बी सी प्लस एफ ए बी cos 60 is equal to 0। इसमें वैल्यूज पुट करो, तो एफ बी सी निकालना है, ए बी माइनस 17.32 cos 60 is equal to 0। कैलकुलेट FBC, FBC minus 17.32, just a minute, eight point plus ना 8.66, 8.5। I'm getting 8.66। सॉल्व कर रहे हो ना, x minus 17.32 cos 60 is equal to 0, 8.66, just check it once, kilonewton, Yes, it is 8.66। okay, kilonewton plus I, इसका मतलब we can write here, directly we can write here। okay, so simple है, तो मुझे ये भी मिला, उसके बाद BC भी मिला, राइट ना, ए भी मिला, BC मिला। अगर मैं डायग्राम में जाके देखूं तो वैसे तो मेरे 3 ही मेंबर है, राइट ना, मेरे 3 ही मेंबर है, ए भी मिला, BC मिला, बचा कौन सा अभी, BC। उसके लिए मैं कौन से जॉइंट पे जाऊं, पे भी जाके मेरा काम हो सकता है, सी पे भी जाके मेरा काम हो सकता है। भी ठीक है, काम तो कोई भी करेगा, सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, बट थोड़ा दिमाग लगा के करे ना तो स्टेप अपने बच जाएंगे। कैसे,
सिंपल, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। अगर यहाँ पे चॉइस है मेरे पास, मैं जॉइंट ए के लिए भी जा सकता हूँ, जॉइंट सी के लिए भी जा सकता हूँ। व्हाट? जॉइंट ए के लिए भी जा सकता हूँ और जॉइंट सी के लिए जा सकता हूँ। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, अगर मैं ए जॉइंट के लिए जाऊं तो दो तीन चीजें याद रखने जब जॉइंट सिलेक्ट करेंगे हम लोग को। तो मैं अगर जॉइंट ए के लिए जाऊं ना, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में ही जॉइंट ए पे 3 मेंबर आ रहे हैं, 3 टाइप के फोर्सेस आ रहे हैं। एक है 20 जो कि डाउन जा रहा है, दूसरा इज व्हाट ए बी इंक्लाइन है, ए सी इंक्लाइन है। अगर मैं जॉइंट ए पे जाके काम करना चाहूँ, मुझे जॉइंट ए पे जाके अगर काम करना है, काम करना मतलब क्या, समेशन एफ ऑफ एक्स अप्लाई करो, समेशन एफ ऑफ वाई अप्लाई करो, बराबर, यही काम करना है ना मुझे। तो वहां पे काम एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? दोनों 20 डाउनवर्ड है, नो इशू, बट ए बी एंड ए सी आर द इंक्लाइन, तो उनको रिजोल्व करना होगा। रिजोल्व करके बड़ा वाला इक्वेशन लिखना होगा नोटबुक में मुझे, और उसके बाद कैल्सियम में उसका कैलकुलेशन पुट करना होगा, तब जाके मुझे एसी का आंसर मिलेगा, बराबर। उसी जगह पे मेरे पास चॉइस सी भी है ना, सी पे जाओ मैं, तो देखो सी पे भी 3 मेंबर कोई कम नहीं हो रहा, बट रिजोल्यूशन वाला काम हल्का हो रहा है। एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक समझ लो 2-3 सेकंड अपने कम हो जाएंगे, कैल्सी का कैलकुलेशन, डायग्राम बनाना, सब चीजें उसमें आती है। तो सी पे जाके देख लू, उसमें भी 3 फोर्सेस आ रहे हैं, वर्टिकल वीसी है, हॉरिजॉन्टल बीसी है, और उसके बाद इंक्लाइन एसी है। एज कंपेयर टू ए वी हैविंग वन मेंबर लेस हियर, मतलब यहाँ पे रिजोल्व जो करना है, एक को रिजोल्व कम करना है मुझे, सी खाली एसी को रिजोल्व करके अपना काम हो जाएगा, और वहां पे एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके अपना काम होना है। तो ये मतलब ये सब चीजें हैं जो तुम लोग जब जॉइंट सिलेक्ट करोगे तो याद रखना है, मतलब एक समझ लो थोड़ा सा टाइम सेविंग है। छोटा न्यूमेरिकल नो इशू, ऐसे हमें बड़े न्यूमेरिकल में 4-4 5-5 जॉइंट सिलेक्ट करने हैं, तो जाके प्रॉब्लम आता है कि हम लोग मतलब एक्स्ट्रा वर्क करते बैठते काम का नहीं। तो समझ सिलेक्ट करते समय सी जॉइंट सिलेक्ट करो, एक इक्वेशन, एक रिजोल्यूशन करो, एक इक्वेशन निकाल के अपना काम खत्म हो जाए, कोई इशू नहीं। दैट क्लियर? इस तरह से हमें क्या करना है, सिलेक्शन पे याद रखना है। तो मैं यहाँ पे जाके जॉइंट सी लिख देता हूँ नीचे। डायग्राम बना लेते हैं। हैविंग VC हियर, VC का आंसर कैसे मिला हमें, कंप्रेशन है कि टेंशन है, यहाँ पे थोड़ा हम लोग अपने हिसाब से जा सकते हैं, मतलब जरूरत नहीं वैसे टेंशन ही रखो, क्योंकि आंसर हम लोग एज इट इज पुट करने वाले हैं। दिस इज व्हाट BC, here we having FAC at an angle of 30 डिग्री। एक रेजोल्यूशन किसका आएगा, इसी का रेजोल्यूशन आएगा। we will have one force here, FAC sin theta, and here we'll have one resolution, FAC cos theta. Cos theta means we can write here 30 because angle we know. okay, कौन सा कंडीशन यूज करोगे, वे भी चलेगा। लोग को VC को यूज करना है, BC को यूज करना है, AC तो हमें मिलना ही है, सो विल गो विथ व्हाट, समेशन V, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। okay, so we'll see FAC sin 30 plus VC is equal to 0। FAC निकालना है मुझे, VC कितना मिला मुझे 5 इक्वल टू 0। में FAC कितना आ रहा है, -10 किलो न्यूटन। -10 किलो न्यूटन। अब ये माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब क्या होगा, वेरी क्लियर, दैट विल बी कंप्रेशन। compression in nature। so this is what our numerical and final जो फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का, कुछ इस तरह से। दो कॉलम बना लो, मेंबर, फोर्सेस, वही बना लो, +-7 के लिखो, अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट मेंबर वाज व्हाट, which member, first
पहला कौन सा निकाला हम लोगों ने, ए बी, उसके बाद बी सी एंड थर्ड इज व्हाट, ए सी। अभी कितना मिला हमें, 17.32 प्लस था ना कि माइनस था, माइनस माइनस था कॉम्प्रेशन 17.32 एंड बी सी 8.66 प्लस एंड ए सी -10। तो फोर्स के आगे ब्रैकेट लिखो किलो न्यूटन यूनिट। इन दिस वे फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट, complete. Any doubt on this numerical from start to end? नो सर Just take a minute and go through from first step to till last step. If you having any doubt, you can ask. Let's go through once. Actually, the trust वाला topic is what very easy. खाली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखने हैं, जॉइंट सिलेक्शन कैसे करना है, रिजोल्यूशन के टाइम कोई एक मेंबर मिस नहीं करना है, देख के बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है, बाकी सब चीजें तो आसान है एकदम। Just go through it and tell me if you're having any doubt, you can ask. And what we will do, we'll stop here for today. Okay.